अस्सलाम वालेकुम। आज का साइकियाट्री लेक्चर बुलिमिया नर्वोज़ा के बारे में है। लेट्स स्टार्ट विद अ सैम्पल केस। सो हैना इज़ अ 19 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट और वो सीक्रेटली स्ट्रगल कर रही है विद एपिसोड्स ऑफ बिंज ईटिंग फॉलोड बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग एंड 1 साल हो चुका है। शी डिस्क्राइब्स दैट शी इज़ फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग द बिंजिंग एपिसोड। बहुत ज़्यादा खाना खाती है इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम और बाद में इंटेंस गिल्ट और शेम महसूस करती है और उसकी वजह से वो फिर वॉमिट करती है, पर्च करती है in an attempt to prevent the weight gain. Hannah often engages in this behavior multiple times a week और वो बहुत ज़्यादा preoccupied हो चुकी है with her body shape and weight. Even though her weight is normal, लेकिन उसकी erratic eating habits की वजह से उसकी physical toll है purging का and it has begun to impact her overall health as well as her academic performance and her relatives are worried for her. So bulimia nervosa क्या है? इसमें binge eating होती है और उसके साथ-साथ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिसमें आप वेट गेन को रोकना चाहते हैं, लाइक वॉमिटिंग, लाइक यूजिंग लैक्सेटिव्स, अपने आप को एनेमास देना, डायूरेटिक्स लेना, फास्टिंग करना या एक्सेसिव एक्सरसाइज करना। पेशेंट्स एम्बैरेस महसूस करते हैं अपनी बिंजिंग से, उसको छुपाते हैं एंड दे आर वेरी मच कंसर्न्ड विद देयर बॉडी वेट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें और फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं इनका बॉडी वेट नॉर्मल ही मेंटेन होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा वालों का वेट लॉस होता है काफ़ी ज़्यादा। सो इसकी 2 टाइप्स हैं, पर्जिंग एंड नॉन पर्जिंग। पर्जिंग में ये होता है कि सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स, डायूरेटिक्स और एनेमास होते हैं। नॉन पर्जिंग में ये होता है कि दूसरे मेथड्स वो अडॉप्ट करते हैं वेट ना गेन करने के, जैसे कि फास्टिंग एंड एक्सरसाइज, लेकिन इसमें पर्जिंग नहीं करते ड्यूरिंग द बुलिमिक एपिसोड। एपिडेमियोलॉजी में 2% देखा गया है इन यंग फीमेल्स। मेल टू फीमेल रेशो में फीमेल्स आर 10 टाइम्स मोर लाइकली टू हैव दिस डिसऑर्डर। ज़्यादातर ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा गया है और जिन लोगों को बुलिमिया नर्वोसा होता है उनके साथ साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस में मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज़, प्रायर फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़, इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी देखा गया है। एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर पे अगर बात करें तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कुछ जेनेटिक हैं, सोशल थियरीज़ भी हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी जिनको होती है उनमें बड़े होके आगे जाके ये वाला रिस्क बढ़ जाता है। फिर ये कि साइकोडायनामिक थियरीज़ हैं लाइक मैसोकिस्टिक डिस्प्लेज ऑफ कंट्रोल एंड डिस्प्लेस्ड एंगर ओवर वन्स ओन बॉडी। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जैसे फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, हेल्पलेसनेस, सेल्फ कंट्रोल, बॉडी इमेज, ये सारी चीज़ें भी प्रीडिस्पोज करती हैं टू दिस कंडीशन। जनरली इसका जो ऑनसेट है वो लेट एडोलेसेंस या अर्ली एडल्टहुड में देखा गया है। इसका कोर्स क्रॉनिक होता है, रिलैप्स करता है, सिम्पटम्स जो हैं ज़्यादा वर्स हो जाते हैं जब पेशेंट किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। फिजिकल फाइंडिंग्स में यू कैन फाइंड अ वैरायटी ऑफ थिंग्स सच एज सलाइवरी ग्लैंड enlargement, डेंटल इरोजन्स या केरीज, कैलिसेस एब्रेशंस ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड। एमसीक्यूज में अक्सर ये पूछते हैं रसल साइन क्या है। इसमें बेसिकली उंगलियों को गले में इस तरह से करना कि अपने आप को वॉमिट स्टिमुलेट करना, उससे हाथों पे इस तरह के निशान बन जाते हैं, इसको रसल साइन कहते हैं। फिर ये कि पेटी की पेरिफेरल एडिमा और एस्पिरेशन भी हो सकती है। So labs में what can you find? You can find hypochloremic, hypokalemic alkalosis because of the vomiting. Metabolic acidosis हो सकता है laxative abuse से, elevated bicarb हो सकता है, compensation, hypernatremia, increased BUN, increased amylase, altered thyroid hormone, cortisol homeostasis alteration and esophagitis. Key symptoms. So there's recurrent episodes of binge eating, obsession with dieting but followed by binge eating high calorie foods. फिर ये कि binges are associated with emotional stress and guilt followed by feelings of guilt and self recrimination and compensatory behavior. फिर recurrent inappropriate compensatory behavior होता है और self evaluation is influenced by body shape and weight. DSM-5 क्या कहता है? इसमें रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं बिंज ईटिंग के, रिकरेंट इनअप्रोप्रिएट अटेम्प्ट्स होते हैं टू कॉम्पनसेट फॉर ओवर ईटिंग एंड प्रिवेंट वेट गेन लाइक लैक्सेटिव अब्यूज, वॉमिटिंग, डायूरेटिक्स, फास्टिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज. The binge eating and compensatory behavior occurs at least once a week for 3 months. इसको मैंने रेड में किया ताकि आप इस पे ख़ास एम्फेसिस दें कि ये जो बिहेवियर्स हैं ये एटलीस्ट वंस अ वीक फॉर 3 मंथ्स हों तो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर परसेप्शन ऑफ सेल्फ वर्थ, आपकी सारी जो सेल्फ वर्थ है ना वो डिफाइन होती है आपके बॉडी वेट और आपकी बॉडी शेप से। आप शदीद ऑब्सेस्ड हैं कि आप देखने में कैसे हैं। एंड इट डज़ नॉट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। ट्रीटमेंट क्या है जी? साइकोथेरेपी है प्लस
medications together, इनका combination अगर हो तो वो ज़्यादा effective है than one kind of treatment alone. तो पेशेंट की काउंसलिंग, उसकी एजुकेशन, थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेशेंट की न्यूट्रिशनल काउंसलिंग होनी चाहिए, सीबीटी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल है। Medications में SSRIs are first line. Fluoxetine is the only FDA approved medication for bulimia, 60 to 80 mg per day. You should avoid bupropion due to its potential side effects to lower the seizure threshold. Then there's differential diagnosis. Anorexia nervosa, binge eating, purging, major depressive disorder with atypical features, borderline personality disorder. You should rule these out. Prognosis and complications. Prognosis is better than anorexia nervosa. 50% recovery fully with treatment. 50% have a chronic course with fluctuating symptoms. Crude mortality rate is 2% per decade. Elevated suicidal risk than general population. 70% remit in 10 years. Poor prognosis if there is associated substance abuse. Learning aid में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा दोनों रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर डेवलपिंग कार्डियक एरिथमियाज, क्योंकि इन लोगों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस लाइक हाइपोकेलेमिया वगैरह ज़्यादा लाइकली हैं. If you like this video and you learned something, please like the video, comment down below if you have any questions or comments, share the video, subscribe to my channel, and follow me on Instagram and Facebook if you're interested in my content. Inshallah, I'll be back with more videos. Allah Hafiz.